Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvasar and we are studying our science book of 8th class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की साइंस बुक एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर स्टडिंग द थर्ड लेसन. हम लोग थर्ड लेसन स्टडी कर रहे हैं विच इज संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक. संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और हमने ये पढ़ा है कि संश्लेषित रेशे हो चाहे प्लास्टिक हो, ये दोनों ही बहुलक से बनते हैं. और बहुलक क्या होते हैं, जिनको पॉलीमर भी कहा जाता है, ये इकाइयों से मिलकर के बनते हैं. बहुलक या पॉलीमर जो है वो एक समान इकाइयों से मिलकर के एक बहुलक बनता है, उससे फिर रेशे बनते हैं और रेशों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती है. अभी हम बात संश्लेषित रेशों की ही कर रहे हैं. हमने पढ़ा रेयोन के बारे में, रेयोन किस तरह से बनाया जाता है, इसके उपयोग क्या हैं. उसके बाद में हमने सेकंड जो रेशे के बारे में, अभी हम संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं. प्राकृतिक रेशों के बारे में इस लेसन में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. अभी हम संश्लेषित रेशे यानी जो मानव निर्मित रेशे हैं, जो प्रयोगशाला में या केमिकल से बनाए जाते हैं, उन्हीं रेशों के बारे में स्टडी कर रहे हैं. पहला हमने रेयोन के बारे में पढ़ा, उसकी बनाने की विधि, उसके उपयोग के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा नाइलॉन के बारे में और इसके भी बनाने की विधि और इसके उपयोग पढ़े. और आज हम लोग उसके बाद में हम नाइलॉन के बारे में ही पढ़े. अगला जो पेज था वो भी नाइलॉन के बारे में ही था. आज हम लोग पढ़ेंगे अगले रेशे के बारे में जो कि है पॉलिस्टर. पॉलिस्टर और एक्रिलिक, यहां पर हम दो रेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में. पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है. संश्लेषित यानी बनाया गया रेशा है, मानव निर्मित रेशा है. इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं पड़ती. जैसे सूती कपड़े में सलवटें जल्दी आ जाती है, लेकिन पॉलिस्टर के कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती. यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है. आपने देखा होगा कि कई कपड़े होते हैं जो सिंथेटिक कपड़े, जिनको हम कहते हैं टी शर्ट वगैरह बनते हैं इनकी, तो ये फटाफट धुल भी जाते हैं और इनमें सलवटें भी नहीं पड़ती. अतः ये वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है. इसलिए कपड़े, वस्त्र जो होते हैं, कपड़ों के लिए ये उपयोगी है पॉलिस्टर. आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा. पॉलिस्टर की टी शर्ट्स खूब आती हैं, शर्ट भी आते हैं मिक्स में. तो ये देखा होगा आपने. टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है. टेरिलीन पॉलिस्टर का ही एक प्रकार है. जो टेरिलीन का कपड़ा जो है वो पॉलिस्टर का ही एक प्रकार है. लोकप्रिय पॉलिस्टर है ये टेरिलीन नाम से. इसे बहुत महीन धागों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है. तो ये पॉलिस्टर हैं. यहां पर पहेली आ गई है फिर से. मेरी माँ जल के लिए सदैव पीईटी पैट बोतलें. देखिए, आपने कभी सुना हो तो प्लास्टिक के जो डिब्बे आते हैं उसमें एक क्वालिटी आती है पैट जार की. पीईटी पैट जार की एक क्वालिटी आती है. तो ये उन्हीं के बारे में सोच रही है पहली. मेरी माँ जल के लिए यानी पानी के लिए सदैव पीईटी पैट बोतलों और चावल तथा चीनी संचयन के लिए यानी इकट्ठा होने के लिए पैट जार खरीदती है. मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि आखिर ये है क्या. तो यहां पर नीचे देखिए, ये पैट जार के बारे में बताया गया है. पीईटी पैट, पीईटी पैट का मतलब, पी का मतलब है पॉली, ई का मतलब है एथिलीन और टी का मतलब है टर्थेलेट, पॉली एथिलीन टर्थेलेट. पीईटी पैट का फुल फॉर्म है ये. पैट जो जार आते हैं, पैट जो प्लास्टिक आती है, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है. ये भी एक पॉलिस्टर है. देखिए, जो पैट जार आता है वो भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है. टेरिलीन भी एक प्रकार का पॉलिस्टर है. इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है. पैट का उपयोग, पैट का फुल फॉर्म भी याद रखना चाहिए. चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए. पॉलिस्टर शब्द में दो हैं, पॉली प्लस एस्टर.
वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। पॉलिस्टर जो बनता है वो एस्टर नाम का जो एक रासायनिक पदार्थ है, इस एस्टर की पुनरावृत्ति रिपीटेशन से पॉलिस्टर बनता है। एस्टर वे रसायन है, एस्टर क्या है, वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। फलों को उनकी गंध प्रदान करने वाले रसायन एस्टर हैं। करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो इस तरह से इन नामों से भी बेचे जाते हैं। पॉलीकोट, पॉलीवूल, वूल यानी ऊन हो गई, टेरिकोट, टेरिलीन और उसमें कॉटन दोनों आ गए मिक्स में। देखिए कई कपड़े है ना दोनों प्रकार के धागों से मिल करके बनते हैं। कुछ मात्रा में उसमें मैनमेड होते हैं यानी कृत्रिम धागे होते हैं, संश्लेषित धागे भी होते हैं, और कुछ मिक्स में उसमें नेचुरल थ्रेड भी होते हैं, प्राकृतिक धागे भी होते हैं। तो मिक्स के भी कपड़े आते हैं। ये जो टेरिकोट है इसमें टेरिलीन और कॉटन, कॉटन तो हो गया नेचुरल थ्रेड, और ये जो टेरिलीन है वो है सिंथेटिक, तो दोनों का मिक्स में है ये टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकोट जो है पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉली का मतलब है पॉलिस्टर और कॉट का मतलब है कॉटन यानी कपास। तो पॉलीकोट जो है वो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल में क्या है, पॉली मतलब तो हो गया पॉलिस्टर और वूल का मतलब हो गया ऊन, तो पॉलीवूल क्या है, पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। तो इस प्रकार से मिक्स के भी कपड़े आते हैं जिसमें कई प्रकार के जो धागे हैं वो मिक्स होते हैं। तो पॉलीकोट और पॉलीवूल के बारे में यहां पर बताया गया है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। देखिए हम तो ऊन का सोच के लाते हैं कई स्वेटर और कई कंबल, लेकिन वास्तव में प्राकृतिक जो ऊन आती है, भेड़ से ऊन जो प्राप्त होती है, उससे सारे ऊनी वस्त्र नहीं बनते हैं। जो सस्ते ऊनी वस्त्र आते हैं ना वो प्राकृतिक ऊन से नहीं बनते हैं, वो कृत्रिम धागों से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर 100 रुपए में स्वेटर आ रहा है ना कोई, तो 100 रुपए में कभी भी 100-150 रुपए में कभी भी नेचुरल वूल से बना हुआ स्वेटर नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका खर्चा ही नहीं। अब भेड़ से ऊन मिलेगी फिर उसको स्वेटर बनेगा, वो संभव नहीं है। तो वो कृत्रिम धागों से बने होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं। तो इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। जो हम ऊनी कह के लाते हैं उनमें से कई वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यानी ओरिजिनल वूल नहीं होती उनमें। यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, दिखते वो ऊन के बने हुए हैं लेकिन ओरिजिनल ऊन नहीं होती वो। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। ये जो ऊन जैसे आते हैं जिनको हम ऊनी वस्त्र के सोच करके लाते हैं, कंबल है, स्वेटर है, वो वास्तव में प्राकृतिक या असली ऊन नहीं होती। वो एक कृत्रिम धागा होता है जो ऊन के जैसा दिखाई देता है, जिसको एक्रिलिक कहलाता है। ये एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है। जो वास्तव में भेड़ से प्राप्त होती है या बकरी से प्राप्त होती है ऊन ओरिजिनल में, वो उससे बने हुए जो कपड़े हैं वो बहुत महंगे आते हैं। इसलिए एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती है, कलर्स भी सब होते हैं इनमें। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ होते हैं। देखिए नेचुरल जो प्राकृतिक रेशा आएगा ना वो महंगा भी आएगा और वो कम चलता है। आप सूती वस्त्र को देखो, अगर आप ओरिजिनल कॉटन का कपड़ा लाते हो तो एक तो महंगा आता है, दूसरा वो ज्यादा चलता नहीं है, क्योंकि वो उसमें वो फाइबर, वो प्लास्टिक तो है नहीं, वो तो नेचुरल है, वो धीरे धीरे फट जाएगा, वो जल्दी फट जाएगा कपड़ा। लेकिन जो सिंथेटिक कपड़ा आता है वो कृत्रिम कह सकते हैं उसको, कृत्रिम धागों से बना हुआ जो कपड़ा आता है या सिंथेटिक आता है, वो एक तो सस्ता आएगा, दूसरा वो चलाऊ खूब चलेगा, वो फटेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह का प्लास्टिक है और उस बहुलक ही बनता है, बहुलक से ही प्लास्टिक बनता है, बहुलक से ही कृत्रिम रेशे बनते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे जो हैं वो अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, यानी पहुंच के भीतर यानी एक तो सस्ते होते हैं, एक अधिक टिकाऊ भी होते हैं,
चमकीले होते हैं, जल्दी धुल जाता है कपड़ा, जल्दी सूख जाता है कपड़ा, सारे ही फायदे हैं उसमें, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। इसलिए लोग भी अब संश्लेषित रेशे ज्यादा उपयोग में लेने लग गए। देखिए, संश्लेषित और अगर अपन प्राकृतिक धागों में अंतर करेंगे तो ज्यादा गुण तो संश्लेषित में है, लेकिन एक सबसे बड़ा दुर्गुण है उसमें, वो ये है कि ये गर्मी में तपते ज्यादा हैं। सर्दी में ठंडे रहेंगे, गर्मी में तपेंगे, और अगर आग कहीं आ गई ना तो तुरंत आग पकड़ लेते हैं वो, क्योंकि एक प्रकार का प्लास्टिक है वो, तो वो ये उसमें नुकसान है। दूसरा, गर्मी में पसीना आता है ना, तो वो पसीने को सोखते नहीं है। जो सूती कपड़ा है वो तो पसीना सोख लेता है अपना, लेकिन ये इसीलिए बनियान जो है वो उसकी आती है कॉटन की, लेकिन ये सिंथेटिक जो होता है ना, ये सोखता नहीं है, तो वो पसीना बना हुआ रहता है शरीर में। ये डिफरेंस है इनमें। लेकिन अधिकतर सस्ते और चमकीले रंगों वाले, बिना सल पड़ने वाले, इस तरह के ये प्राकृतिक ये संश्लेषित रेशे होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करेंगे तो अब देखो, प्राकृतिक रेशों को जलाओगे तो क्या होगा, राख बन जाएगी उनकी, लेकिन संश्लेषित रेशों को आप जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। ये तो प्लास्टिक की तरह जलेंगे, एकदम विषैली गैस निकलेगी जलते समय इनके, और जल्दी से जलेंगे ये। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। जैसे प्लास्टिक पिघलता है ना, वैसे ही संश्लेषित रेशों से बने हुए वस्त्र भी पिघल जाते हैं। ये शरीर के चिपक जाते हैं पिघल करके प्लास्टिक की तरह। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ये एक तो तपते हैं गर्मी में, दूसरा कहीं आग पकड़ ली ना तो तुरंत फटाफट जलेंगे और पिघल करके शरीर से चिपक जाएंगे। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही आपत्तिजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। भले ही आप टी शर्ट पहनो आराम से, लेकिन रसोई में काम करने वाले जो लोग हैं उनको कभी भी ये सिंथेटिक कपड़े पहन के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद फटाफट जलते हैं ये। इसलिए रसोई में जब काम करना हो या आग के पास काम करना हो तो हमेशा कॉटन के कपड़े या नेचुरल जो फाइबर के कपड़े हैं वो ही पहन के करना चाहिए। ओह, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। अब इसको समझ में आया है। सभी संश्लेषित रेशे, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, जो बनाए गए रेशे हैं, संश्लेषित जिसको हम कहते हैं, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यानी मेन जो है वो पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है? जमीन में से निकलता है। वो जो पेट्रोलियम निकलता है जमीन में से, वो एकदम ब्लैक कलर का और गंदा पदार्थ होता है। उससे फिर कई चीजें बनती है। पेट्रोल भी बनते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क है। पेट्रोलियम तो कच्चा होता है, जमीन में से निकलता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम से ही डीजल बनता है, पेट्रोलियम से गैस भी बनती है, पेट्रोलियम से डामर भी बनती है, पेट्रोलियम से संश्लेषित रेशे भी बनते हैं। तो पेट्रोलियम जमीन में से निकला हुआ पदार्थ है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाता है उससे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा किए जाते हैं। पेट्रोलियम से बनता है पेट्रो रसायन और पेट्रो रसायन से फिर संश्लेषित रेशे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। अभी तक हमने अलग अलग संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा, रेयोन के बारे में पढ़ा, नाइलॉन के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक तो इनको बनाते कैसे हैं, दूसरा इनकी विशेषताएं क्या है और इसके नुकसान क्या है वो भी हमने पढ़े, और इनका उपयोग भी पढ़ा कि इनसे क्या क्या चीजें बनती है। अब हम ये जो संश्लेषित रेशे हैं इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? आप सूती कपड़ा लगा हुआ छाता प्रयोग में लाएंगे क्या?
सूती कपड़े का छाता आप लेंगे तो सूती कपड़ा पानी को अवशोषित कर लेगा और धीरे धीरे टपकने लग जाएगा। तो हम संश्लेषित रेशे से बना हुआ कपड़ा छाते के ऊपर लगाते हैं क्योंकि वो पानी को अवशोषित नहीं करता और पानी लुढ़क जाता है उससे। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। परिधान मतलब पहनने योग्य जो सामग्री होती है उसमें संश्लेषित रेशे लोकप्रिय हैं क्योंकि उनमें ऐसे गुण हैं। ये शीघ्र सूखते हैं। कभी आप एक तो अपनी कॉटन की शर्ट सुखाओ और साथ में एक टी शर्ट सूखा दो, टी शर्ट जल्दी सूख जाएगा। तो ये संश्लेषित रेशों से बने कपड़े शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक है। प्रेस नहीं करनी पड़ती, सलवटी नहीं पड़ती इनमें। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप 3.2। एक आकार के 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो, यानी कि आधा मीटर। आपने 2 प्रकार के कपड़े लिए, इनमें से एक तो प्राकृतिक रेशों से निर्मित होगा और दूसरा संश्लेषित रेशों से बना होगा। इन टुकड़ों के चयन हेतु आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं कि कौन सा तो प्राकृतिक है कॉटन का। भाई प्राकृतिक में देखो या तो ऊनी हो सकता है और या फिर आपके कॉटन का हो सकता है, यानी सूती कपड़ा हो सकता है प्राकृतिक में। और कृत्रिम में या संश्लेषित में आप टेरिकोट, टेरिलीन, पॉलिस्टर किसी का भी कपड़ा ले सकते हैं। तो 2 प्रकार के कपड़े ले लिए आपने। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए। दोनों को भिगोया जिनमें लगभग बराबर मात्रा में जल हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में रखे शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। 1-2 मग्गे ले लिए आपने, 2 पात्र ले लिए, बराबर पानी लिया दोनों में और दोनों में अलग अलग कपड़ा डाला। एक में सूती कपड़ा डाला यानी प्राकृतिक रेशे से बना हुआ कपड़ा डाला, दूसरे में आपने कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे का कपड़ा डाला। दोनों को निकाला। बताइए अब पानी किस में कम रहेगा? तो कम किस में रहेगा? प्राकृतिक रेशे वाले, जिसमें आपने प्राकृतिक रेशे से बना कपड़ा डाला था उसमें कम पानी रहेगा क्योंकि प्राकृतिक रेशा पानी को अवशोषित कर लेता है जबकि कृत्रिम रेशा ज्यादा अवशोषित नहीं करता है। तो कम किस में रहेगा? प्राकृतिक रेशे वाले कपड़े जिसमें डाला था वो कम रहेगा पानी। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? बिल्कुल। क्या ये सूखने में कम समय लेते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? तो ये क्रियाकलाप यही बताता है कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो कम पानी को सोखते हैं और जल्दी सूखते हैं। ये 2 चीजें निकल करके आती है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये जो कृत्रिम रेशे होते हैं या जिसको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं, ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिर स्थायित्व या टिकाऊ होते हैं, मूल्य कम लगता है और रखरखाव में भी आसानी रहती है। ये इसका निष्कर्ष है। तो अपनी रेशों की बात कंप्लीट हो गई है। हमने रेशे कैसे बनते हैं, पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर कैसे होते हैं, पॉलीमर क्या होता है, और रेशे अलग अलग प्रकार के, रेयॉन, नाइलॉन, ये टेरेलीन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सारे अलग अलग रेशे हमने पढ़े। रेशों के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो होता है हमारा प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। देखो दोनों में अगर समानता ढूंढनी हो ना अपने को कि संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक में क्या अंतर है, समानता है, तो दोनों ही बहुलक है, पॉलीमर हैं दोनों ही। संश्लेषित रेशे भी एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, वो बारीक प्लास्टिक है। वो सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में ये रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। जैसे देखिए ये ए है, ये बी है। ए जो है वो रेखीय यानी एक लाइन में ही जुड़े हुए रहते इकाइयां,
भाई पॉलीमर कैसे बनता है, इकाइयों के जुड़ने से ही तो पॉलीमर बनता है, बहुलक। लेकिन पॉलीमर एक जैसे नहीं होते सारे, कईयों में तो ये जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, वो लाइन में रहती है, तो इनको रैखिक कहते हैं। और दूसरे में क्रॉसबद्ध, एक जो इकाई है वो चारों तरफ से जुड़ी रहती है, इस तरह से होती है, तो ये तिर्यकबद्ध कहलाती है। क्रॉसबद्ध, तिर्यकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। 2 प्रकार के पॉलीमर होते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि ये कैसे संभव है कि हर चीज प्लास्टिक की बन जाती है, हर आकार की चीज प्लास्टिक की बन जाती है, ये कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है कि हर चीज प्लास्टिक की बन जाती है, हर आकार की चीज प्लास्टिक की बन जाती है, क्योंकि प्लास्टिक को सांचे में ढाला जा सकता है, यानी ये पानी की तरह लिक्विड बनाया जा सकता है और उस लिक्विड को सांचे में डाल देंगे। जैसे सांचे में डालोगे वैसी ही चीज निकल करके जैसे ही वो जमेगा वैसी चीज बन जाएगी। तो तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात हमें इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। पुनः चक्रण मतलब इसको, प्लास्टिक की कोई भी चीज है उसको पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगी, वापस नए सांचे में डालेंगे तो नई आकृति में बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं पुनः चक्रण, रिसाइकल। तो प्लास्टिक को रिसाइकल या पुनः चक्रण किया जा सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी इसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। पिघला सकते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर के प्लास्टिक आते हैं। इसे इसे बेल कर, यानी जैसे बेलन से दबाते हैं ना, इसको दबाकर चद्दरों में बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है। इसलिए इसके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। ये सब चीजें प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं। अब पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन की थैलियां लाते हैं ना बाजार से, उसको पॉलीथीन कहते हैं। पॉलीथीन में 2 चीजें हैं, पॉली प्लस एथीन, उससे प्लास्टिक की थैलियां बनती। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन। देखिए, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। हालांकि प्लास्टिक सस्ता आता है, बहुत हल्का भी होता है वजन में, मतलब इसके भी बहुत गुण हैं, प्लास्टिक के भी गुण हैं, इसीलिए तो चल रहा है आज मार्केट में। सस्ता आता है, सुंदर आता है, रंगीन आता है, और ये हल्का आता है, भारी नहीं आता वजन में, हर चीज इसका मजबूत आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वो है कि ये अपघटित नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। अब कोई चीज कितनी बार यूज करोगे, कई बार वो जो चीज खराब हो गई तो आपने उसको फेंक दिया तो वो गलती नहीं है, वो चीज वो पड़ी रहती है, सैकड़ों सालों तक वो पड़ी रहती है, तो एक कचरा इकट्ठा होता रहता है धरती पर। तो ये प्लास्टिक का सबसे बड़ा दुर्गुण है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की बातें की जाती है। सारे गुण होते हुए भी ये जो दुर्गुण है उसके कारण से ये धरती पर एक खतरा है, धरती के लिए एक बोझ है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। प्लास्टिक को आप मोड़ेंगे, क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलता से मोड़ी जा सकती हैं? प्लास्टिक भी 2 प्रकार का आता है, एक तो मुलायम आता है जिसको अपन मोड़ सकते हैं, और एक प्लास्टिक ऐसा भी आता है जिसको अपन मोड़ नहीं सकते। देखिए, ये जो प्रेशर कुकर का हत्था होता है ये प्लास्टिक का ही तो है, लेकिन ये मुड़ता है क्या? नहीं मुड़ता है। कई ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो मुड़ते नहीं है और कई प्लास्टिक मुड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती है। कई चीजें प्लास्टिक की मोड़ने से टूट जाती है, कई चीजें नहीं टूटती है। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, विकृत यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जो गर्म करने पर आसानी से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, पिघल जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक कहलाता। थर्मो का मतलब ही गर्मी होती है। गर्मी से पिघलने वाला, गर्मी से टेढ़ा मेढ़ा हो जाने वाला या आसानी से मुड़ जाने वाला जो प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन की थैलियां आती है और पीवीसी के पाइप आते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी
थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है जो मुड़ भी जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं और गर्म करने से जल्दी से पिघल जाते हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो सरलता से मुड़ जाता है और गर्म करने पर विकृत हो जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इससे क्या बनाते हैं? इससे पॉलीथीन की थैली, पॉलीथीन और पीवीसी इसके उदाहरण है। पॉलीथीन और पीवीसी से कई चीजें बनती है, ये जो लिखी हुई है। दूसरा जो प्लास्टिक है जो मुड़ता नहीं है, ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा और गर्म करने से भी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। दूसरी और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। यानी एक बार वो ढल गए, एक बार तो ऊष्मा देकर के उनको लिक्विड बना के सांचे में डाल दिया, लेकिन एक बार जब वो सांचे में ढल गए, एक बार जब उनकी आकृति बन गई, फिर उनको नरम नहीं कर सकते अपन। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं थर्मोसेटिंग के, बेकेलाइट और मेलामाइन। जैसे थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण क्या थे? पॉलीथीन और पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण थे। ऐसे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब है ऊष्मा यानी गर्मी इसमें से एक जगह से दूसरी जगह नहीं पास हो सकती, और विद्युत यानी करंट भी इसमें एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो सकता। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। बिजली के स्विच आते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं। जो हत्थे आते हैं जैसे प्रेशर कुकर का हत्था है, और भी चीजों के हत्थे हैं, फ्राइंग पैन का हत्था है, ये सब बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होता, गर्म होने से ये नरम नहीं होता। तो ये सब बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं। ऐसे ही बिजली के, और करंट भी नहीं आता इनमें। एक तो गर्मी भी पास नहीं होती, करंट भी पास नहीं होता इनमें से। इनके कुचालक हैं ये, गर्मी और करंट के, यानी विद्युत और ऊष्मा के कुचालक हैं ये। और ये हत्थे बनाने में काम आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। बेकेलाइट और मेलामाइन दो उदाहरण है इसके थर्मोसेटिंग के। तो बेकेलाइट से क्या बनता है वो हमने देख लिया। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है। आग को रोक लेता है ये मेलामाइन, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलों, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ये सब चीजें, इन पे मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग करते हैं मेलामाइन की, और जिससे फिर आग नहीं पकड़ती वो चीजें। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। ये थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं हैं। जैसे देखो प्रेशर कुकर का हत्था है, प्लेट है, बिजली के स्विच हैं, ये टाइल है। ये सब चीजें आग से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, नरम नहीं होती। और ये थर्मोप्लास्टिक है, जैसे वायर के ऊपर का खोल आता है, कवर आता है प्लास्टिक का, वो गर्म करते ही पिघल जाता है। ये प्लास्टिक के डब्बे आते हैं, ये पिघल जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार का प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो नाउ। आप अपने वीडियो का जो टाइम है वो ओवर हो गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक जो है वो अपना विकल्प बना हुआ है। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग करते हैं, तो क्यों करते हैं ये सारी बातें अपन अगले बिंदु में पढ़ेंगे, और अगली बार ये लेसन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एंड वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन in our next video. See you and bye.